हेलो स्टूडेंट्स, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने मांग की कीमत लोच को शुरू किया था, जिसमें हमने बात की मांग की कीमत लोच के अर्थ की और उसकी श्रेणियों की। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच का माप या मांग की कीमत लोच को कैसे मापा जाता है। जब हम कीमत लोच को मापते हैं तो हमें ये पता लगेगा कि किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड है वो इकाई के बराबर लोचदार है, यूनिटरी इलास्टिक है, या इकाई से अधिक लोचदार है, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक है, या इकाई से कम लोचदार है, या हम जिसको बोलते हैं लेस देन यूनिटरी इलास्टिक है। तो मांग की कीमत लोच को मापने की बहुत सारे मेथड्स हैं। बेसिकली हम 5 मेथड्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेथड है टोटल आउटले और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, कुल व्यय विधि। प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड, प्रतिशत या अनुपातिक विधि। पॉइंट मेथड मतलब बिंदु विधि। आर्क मेथड, चाप विधि, और रेवेन्यू मेथड है आय विधि। इन पांचों विधियों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज हम सबसे पहले बात कर लेते हैं टोटल आउटले और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड की। कुल व्यय विधि। कुल व्यय विधि का जो प्रतिपादन है वो डॉक्टर मार्शल ने किया है। वो इस मेथड से जब मांग की कीमत लोच को मापते हैं तो इसमें ये देखते हैं कि कीमत में चेंज आने से किसी भी कमोडिटी पर किए जाने वाले टोटल एक्सपेंडिचर या कुल खर्चे में कितना परिवर्तन और किस दिशा में आ रहा है। मेन आपने टर्म ध्यान रखनी है, कीमत में परिवर्तन आने से किसी भी कमोडिटी पर किए जाने वाले कुल व्यय की बात करता है ये जो मेथड है टोटल आउटले या टोटल एक्सपेंडिचर की। कीमत में चेंज आने से उस वस्तु पर किया जाने वाला जो कुल व्यय है, टोटल एक्सपेंडिचर है, वो किस दिशा में चेंज हो रहा है, उस डायरेक्शन को देखा जाता है। तो जैसे इसमें 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। जैसे हम बात करें फर्स्ट की, इफ़ विद अ फॉल इन प्राइस डिमांड इंक्रीजेज, मतलब लॉ ऑफ डिमांड तो एप्लीकेबल होगा ही। फॉल इन प्राइस है तो डिमांड इंक्रीज होगी और टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो जाए। और विद अ राइज इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर फॉल, मतलब नेगेटिव रिलेशनशिप है अगर प्राइस में और टोटल एक्सपेंडिचर में, तो हम कहेंगे जो वस्तु की जो मांग की लोच है वो ग्रेटर देन 1 है या ईडी ग्रेटर देन 1 है। अगली बात करें हम, अगर मान लो कीमत के कम या ज़्यादा होने से, कीमत के बढ़ने या घटने से किसी भी कमोडिटी पर किए जाने वाले कुल व्यय में कोई भी चेंज नहीं आता, वो पहले जितना ही रहता है, समान रहता है, तो हम कहेंगे उस वस्तु की जो मांग है वो यूनिटरी इलास्टिक है या इकाई के बराबर लोचदार है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप की, कि अगर मान लो फॉल इन प्राइस, कीमत तो गिरी, कुल व्यय या टोटल एक्सपेंडिचर भी गिर गया उस वस्तु पर किया जाने वाला, और अगर कीमत बढ़ी और कुल व्यय भी बढ़ गया, या हम कहीं दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप है कुल व्यय में और कीमत में, तो हम उसको कहेंगे उस वस्तु की जो मांग है वो इकाई से कम लोचदार होगी या ईडी लेस देन 1 होगा। तो इस मेथड में हमने 2 बातें देखनी है। प्राइस में चेंज का इफेक्ट देखना है उस वस्तु पर किए जाने वाले कुल व्यय में, कि कुल व्यय किस दिशा में चेंज हो रहा है। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि अगर मान लो वस्तु की कीमत का जो चेंज आ रहा है, कीमत में जो परिवर्तन हो रहा है, चाहे वो बढ़े चाहे वो घटे, और कुल व्यय में कोई भी चेंज ना आए, तो ईडी 1 होगी या 1 के बराबर होगी। और अगर हम कीमत में चेंज और कुल व्यय में चेंज, इनमें नेगेटिव रिलेशनशिप की बात करें कि अगर कीमत घटे और कुल व्यय बढ़ जाए और कीमत बढ़े और कुल व्यय घट जाए, तो मांग जो है वो इकाई से अधिक लोचदार होगी, ईडी ग्रेटर देन 1 होगी। और तीसरी पॉसिबिलिटी है पॉजिटिव रिलेशनशिप की, कि अगर कीमत घटे कुल व्यय घट जाए, कीमत बढ़े कुल व्यय बढ़ जाए, तो उस वस्तु की जो मांग है उसको हम लेस इलास्टिक बोलते हैं या ईडी लेस देन 1 होगी। अब इसी 3 पॉसिबिलिटीज़ को हम टेबल में देख लेते हैं। तो आपको इसमें मेन बात ध्यान रखनी है कि कीमत में चेंज का व्यय पर प्रभाव देखना है। मात्रा तो आएगी ही आएगी, क्योंकि जो कुल व्यय होता है वो पी और क्यू के मल्टीप्लिकेशन से आता है। कि मान लो आपने किसी वस्तु पर किया जाने वाला कुल खर्चा निकालना है, कुल खर्चा कितना किया आपने, तो जो उस वस्तु की प्राइस थी और जितनी आपने उस वस्तु की मात्रा खरीदी, दोनों को गुना कर देंगे तो वो कुल व्यय आ जाता है। कि मान लो आपने 2 नोटबुक्स या 2 पेन खरीदे और 10 रुपये का एक पेन है, तो क्वांटिटी कितनी होगी 2 और प्राइस कितना हो गया 10, तो 10 गुना 2 20 रुपये आपने खर्चा किया जिसमें आपको 2 पेन मिले, तो कुल व्यय निकलता है पी और क्यू के गुना से। तो उसी चीज़ को हम यहाँ ले लेते हैं। पहले हम प्राइस ले लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए आप,
हमने यहाँ कम होती प्राइस ले ली 10, 9, 8, 7, 1 तक ले लिया। अब मात्रा जो है और कीमत में क्योंकि नेगेटिव रिलेशन है, हम मांग का नियम पढ़ चुके हैं, तो कीमत गिर रही है तो मांगी गई मात्रा बढ़ रही है। देखो 10 पे हमने क्वांटिटी डिमांडेड 1 लिखा है, जब 9 हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है, और जब प्राइस 1 हो गई है तो क्वांटिटी डिमांडेड 10 हो गई है। नेगेटिव रिलेशनशिप फॉलो हो रहा है। कुल व्यय निकालना है अगर, तो पी और क्यू को गुना कर दिया जाएगा, जैसे 10 × 1 10, 9 × 2 18, 8 × 3 24। इसी तरह से सारा हम टोटल आउटले निकाल लेंगे। इसके बाद फिर हमने बात करनी है डिग्रीज़ की, जो हमने अभी इलास्टिसिटी की बात की कि किस तरह की लोच होगी है उस वस्तु की। तो इसमें हमने देखना है कीमत में चेंज से कुल व्यय में किस दिशा में चेंज आ रहा है। जैसे अब स्टार्टिंग को देखो, कीमत है कम हुई, 9 हुई, 8 हुई, 7 हुई, कीमत कम हो रही है, कुल व्यय बढ़ रहा है, 10 हुआ, 18 हुआ, 24 हुआ, 28 हुआ। कीमत गिर रही है, कुल व्यय बढ़ रहा है। नेगेटिव रिलेशनशिप की बात है दोनों में, तो जब नेगेटिव रिलेशनशिप है दोनों में तो मांग इकाई से ज़्यादा लोचदार होगी, ईडी ग्रेटर देन 1 है। उसके बाद हमने देखा, मान लो प्राइस 6 थी तो कुल व्यय 30 है, 5 हो गई तो भी कुल व्यय 30 है, मतलब कीमत घटी लेकिन कुल व्यय पहले जितना ही रहा, 30 का 30 ही रहा। तो हम यहाँ कहेंगे इस सिचुएशन में जो मांग है इकाई के बराबर लोचदार है। इसके बाद अगली बात कर लें, मान लो 4 रुपये प्राइस थी, कुल व्यय 28 था, प्राइस 3 हो गई, कुल व्यय घट गया, प्राइस 2 हो गई, कुल व्यय घट के 18 हो गया, प्राइस 1 हो गई, कुल व्यय घट के 10 हो गया। इट मीन्स प्राइस भी घटती जा रही है, कुल व्यय भी घटता जा रहा है। तो दोनों में पॉजिटिव संबंध है, दोनों में जो डायरेक्शनल चेंज है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है, तो यहाँ ईडी क्या होगा, लेस देन 1 होगा। तो अब इसी टेबल को हम इसी जो हमने सीखा प्राइस में चेंज का टोटल एक्सपेंडिचर इफेक्ट, इसको हम डायग्राम में देख लेते हैं। डायग्राम में एक्स एक्सिस पे टोटल एक्सपेंडिचर को दिखाया गया है और वाई एक्सिस पर प्राइस ली गई है। इस पूरे डायग्राम का जो टीई पोर्शन है, जो टीई वक्र है, वो कुल व्यय वक्र या हम कहें टोटल एक्सपेंडिचर कर्व है। इस डायग्राम के 3 पोर्शन हैं। इसमें जो बीसी पोर्शन है, जो परपेंडिकुलर लाइन है वाई एक्सिस के, जो बीसी भाग है वो इकाई के बराबर लोच को प्रकट कर रहा है। जैसा कि हम स्टार्टिंग से देखें कि जब मान लो ओएम प्राइस थी तो कुल व्यय एमसी है, प्राइस ओएम से बढ़ के ओएन हो गई। जब कीमत ओएम से बढ़ के ओएन हुई तो कुल व्यय सेम रहा, एमसी बराबर एनबी, क्योंकि एमसी और एनबी दोनों सेम हैं। तो इससे ये पता लग रहा है कि कीमत चेंज हुई लेकिन कुल व्यय चेंज नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे ईडी जो है वो 1 के बराबर है। टीई जो वक्र है उसका जो ए बी भाग है वो इकाई से अधिक लोचदार मांग को शो कर रहा है। इसमें इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, इसमें आप स्टार्टिंग से देखोगे कि जैसे मान लो कीमत ओएन थी तो कुल व्यय एनबी था, कीमत बढ़ गई, कीमत बढ़ी, ओआर हो गई, लेकिन जो कुल व्यय है वो पहले से कम होकर एनबी से कम होकर आरए हो गया है। तो यहाँ कीमत में और कुल व्यय में होने वाले चेंज में नेगेटिव डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, कीमत बढ़ी लेकिन कुल व्यय कम हो गया। तो इसलिए यहाँ जो ईडी या ई जैसे लिखे हैं, अकेला ईडी भी है, ये ईडी ग्रेटर देन 1 होगी। तो इसी डायग्राम का जो ये ईसी भाग है इकाई से कम लोच को शो कर रहा है। जब कीमत ओएम है तो कुल व्यय एमसी है, जब कीमत कम हो गई, ओ एम से कम होकर ओपी हुई, तो कुल व्यय भी एमसी से कम होकर पीडी हो गया है। इट मीन्स कीमत भी कम हुई, कुल व्यय भी कम हो गया, तो दोनों में सेम डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे ईडी क्या होगी, लेस देन 1 होगी। तो इन तीनों तरह की हमने डिग्रीज को टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से देखा कि कीमत में होने वाले चेंज से टोटल एक्सपेंडिचर में किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, उससे हम प्राइस इलास्टिसिटी का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड। इस मेथड का जो प्रतिपादन है वो भी डॉक्टर मार्शल ने ही किया है। इस मेथड के अकॉर्डिंग, इस विधि के अनुसार अगर हमने मांग की कीमत लोच का अनुमान लगाना है तो बहुत ही आसान तरीका है। इसमें आपने क्या करना है, मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से भाग दे देना है, तो वो मांग की कीमत लोच निकल आएगी। इस मेथड के और भी बहुत सारे नाम हैं। इसको फ्लक्स मेथड भी कहा जाता है, रेशियो मेथड भी कहा जाता है और अर्थमैटिक मेथड भी कहा जाता है।
तो इसको जो फॉर्मूला है वो प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज दोनों तरीके से होता है। तो यहाँ हम जो फॉर्मूला लिख रहे हैं, ED बराबर प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। तो प्रोपोर्शनेट चेंज इन जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कैसे निकलता है, उसको निकालने के लिए आपको पहले क्या पता होना चाहिए कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कि क्वांटिटी में कितना चेंज आया, और अमाउंट उसको अपॉन करना है अमाउंट डिमांडेड बिफोर चेंज, चेंज से पहले कितनी डिमांड थी, मतलब प्रारंभिक मांग की बात करनी है। ऊपर चेंज लेना है कि चेंज कितना आया क्वांटिटी में, बटा करना है प्रारंभिक मांग से ही, फिर पूरे का बटा ले लेना है अपॉन चेंज इन प्राइस, कीमतों में कितना परिवर्तन आया, और उसके बटा या अपॉन करना है प्राइस बिफोर चेंज, कि जो चेंज से पहले कीमत कितनी थी। या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू कितना मात्रा में चेंज आया बटा क्यू अपॉन डेल्टा पी बटा पी गुना 100 लेना है। 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डेल्टा पी अपॉन पी। फिर इसको अपॉन की जगह मतलब इसको मल्टीप्लिकेशन में ले लिया, तो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इसको गुना में लेंगे तो पी ऊपर चला जाएगा, डेल्टा पी नीचे आ जाएगा। तो इसको हम इस तरह से, ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा पी अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। तो ये तो है सिंपल सा तरीका प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज मेथड का। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके आपने मांग की कीमत लोच को निकालना है। तो जैसा कि यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया है, जैसे कि ओरिजिनल क्वांटिटी है, पहले वाली क्वांटिटी मतलब 25 है और ओरिजिनल प्राइस मान लो 4 रुपीज़ है। क्वांटिटी फॉल हुई है 5 यूनिट से और प्राइस में राइज हुआ है 1 रुपीज़ से। तो न्यू क्वांटिटी मतलब या हम पहले देख लें, ओरिजिनल क्वांटिटी 25 थी, नई क्वांटिटी मान लो 20 है, तो चेंज कितने का आया 5 का, माइनस में आ जाएगा। ओरिजिनल प्राइस 4 थी, प्राइस बढ़ गई 5 हो गई, तो राइज इन प्राइस कितने का हो गया 1 का। तो अब आपने ये जो चेंज आया है इसको इस फॉर्मूला में पुट कर देना है। जो देखो डेल्टा क्यू कितना है 5 है, -5 जब कमी आई है तो नेगेटिव आ जाएगा, -5 अपॉन लिख देंगे डेल्टा पी, पी में कितना चेंज आया 1 का, मल्टीप्लाई आपको लेना है ओरिजिनल प्राइस कितनी थी 4 लिख देंगे, और अपॉन जो हमारी ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी 25 थी उसको यहाँ लिख दिया। तो माइनस का साइन बाहर लगा देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे इलास्टिसिटीज को सॉल्व कर लेंगे तो 0.8 आ गई। तो इसका मतलब है जो डिमांड है कमोडिटी की उस पर्सन के लिए लेस इलास्टिक है, कम लोचदार है। तो इस तरह से हमने आज के इस वीडियो में 2 मेथड्स को देखा, एक टोटल आउटले मेथड और परसेंटेज मेथड। बाकी के जो 3 मेथड है वो हम उनको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।